हाय दोस्तों, स्टडी विकास में आपका स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में बताएंगे और इनका विस्तार से वर्णन करेंगे। ठीक है। ठीक है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को संविधान भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को कहाँ से लिया गया है और भारत के संविधान में किस आर्टिकल के अंतर्गत और कहाँ से कहाँ तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक है। सबसे पहले भाग 4 में संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। जैसे भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया था और भाग 2 में नागरिकता का वर्णन किया गया था। ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक। और भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। अभी तो हम सिर्फ नीति निर्देशक तत्वों के विषय में पढ़ेंगे और इसके आगे जो क्लास होगा उसमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है उसके विषय में बताएंगे। ठीक है। आज हम नीति निर्देशक तत्वों के विषय में पढ़ा रहे हैं। तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया और आर्टिकल संविधान के अनुच्छेद 36 से 51 तक मूल अधिकार नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। तत्वों का वर्णन किया गया है। ठीक। अब कोई भी अगर नीति निर्देशक तत्व नया जोड़ा जाएगा तो 42वें संविधान संशोधन उसमें संशोधन जो किया जाएगा वो 42वां होगा और 1976 के अंतर्गत जोड़ा जाएगा। कोई भी एक नया संशोधन मान लीजिए 42वां होगा और कोई भी ऐसी बात या कोई भी आर्टिकल जब संशोधन किया जाएगा वो 42वें के अंतर्गत किया जाएगा। ठीक। जैसे इसमें अनुच्छेद 45 है जो शिक्षा के संबंध में प्रावधान करता है। उसमें बताया गया है कि जो मान लीजिए कि जो 6 वर्ष से पहले के बच्चे हैं उनकी देखभाल राज्य द्वारा की जाएगी और 6 वर्ष के बाद जो बच्चे होंगे उनकी देखभाल केंद्र और प्लस राज्य दोनों करेंगे। ठीक। तो जब ये संशोधन किया गया तो आर्टिकल 45 में जो संशोधन हुआ है वो 42वां संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत किया गया है। ठीक। और जो 2002 में हुआ है और 2002 में हुआ है 86वां संशोधन। ठीक। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है और आर्टिकल 36 से 51 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। ठीक है। और 45 है वह 2002 में 46वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है और 1976 के अंतर्गत शामिल किया है। अब इसकी स्थापना की ये भारत के संविधान में क्यों शामिल किए गए थे, इनके उद्देश्य कि नीति निर्देशक तत्वों की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी और इनको भारतीय संविधान में क्यों मिलाया गया था। ठीक है।
भारतीय संविधान में जब नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया तो इनका मुख्य उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, ठीक। जब संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को शामिल किया गया था तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि राज्य में किसी भी तरह से जनता के कल्याण के विषय में सोचना, ठीक है। अब एक नोट करके लिखिए, भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को भारत सरकार अधिनियम 1935 भारत सरकार अधिनियम की से ही नीति निर्देशक तत्वों को संविधान में जोड़ा गया है। जैसे 35 में अंतर्दृष्टि, अनुदेश प्रपत्र, से लिए गए हैं। अगर क्वेश्चन पूछता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत कौन सा ऐसा प्रपत्र था जिसमें जिसमें नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 में अंतर्दृष्टि अनुदेश पत्र, ठीक, प्रपत्र था जिसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक, अंतर्दृष्टि अनुदेश प्रपत्र। इसके आगे केटी शाह ने क्या कहा है नीति निर्देशक तत्वों में, ग्रेमिल ऑस्टिन ने क्या बताया है इनके संबंध में, वो बताएंगे आगे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकार उन्होंने कहा कि व्यक्ति के अधिकार दो प्रकार के हैं। इन्होंने व्यक्तिक अधिकारों को दो भागों में बांटा है। पहला है मूल अधिकार, ठीक, मूल अधिकार, इनका वर्ण 12 से 35 तक आर्टिकल। और नीति निर्देशक तत्व, इसका वर्णन किया गया है 36 से 51 तक, ठीक। बाबा भीमराव अम्बेडकर ने मूल अधिकारों को न्यायोचित बताया है कि अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय द्वारा, अगर हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है तो न्यायालय में जाकर हम अपने अधिकारों को मांग सकते हैं, और अगर अवहेलना हो रही है तो न्यायोचित हो सकता है, ठीक। और नीति निर्देशक तत्व में बताया कि ये गैर न्यायोचित है। बताया कि अगर राज्य द्वारा
आपके नीति निर्देशक तत्वों के विषय में अगर राज्य कानून बनाती है तो आप ना ही हाई कोर्ट में जा सकते हैं आर्टिकल 226 के अंतर्गत, और ना ही सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं आर्टिकल 32 के अंतर्गत, ठीक। लेकिन अगर मूल अधिकारों के संबंध में आपका राज्य कोई आपके अधिकारों का हनन कर रहा है तो आर्टिकल 32 और 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट और उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ठीक। इसके आगे, और नीति निर्देशक तत्वों को अपरिवर्तनीय माना है। अब ग्रेनविल ऑस्टिन इन्होंने कहा है कि मूल अधिकार तथा नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान की आत्मा, इन्होंने दोनों को ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। और भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा कहा है, ठीक। इन्होंने मूल अधिकार प्लस नीति निर्देशक तत्व दोनों को ही संविधान की आत्मा कहा है। संविधान की आत्मा कहा, ठीक। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो ग्रेनविल ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा कहा, ठीक। अब इसके संबंध में जो प्रावधान है, जैसे केटी शाह ने क्या कहा और कुछ बता दें। केटी शाह ने कहा कि एक ऐसा चेक है केटी शाह, इन्होंने नीति निर्देशक तत्व के विषय में बताया कि राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो एक ऐसा चेक है जो सुविधा अनुसार अदा की जाए। राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, ठीक। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है कि केटी शाह के संबंध में नीति निर्देशक तत्वों का विचार कीजिए। तो उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को एक ऐसा चेक बताया है कि जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाएगा, ठीक है। और इसके संबंध में आर्टिकल आर्टिकल 38, सबसे पहले 38 क्या कहता है, ठीक। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कहा गया राज्य लोक कल्याण को अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाए। लोक कल्याण की अभिवृद्धि की व्यवस्था, ठीक। और 39 दोनों को साथ में बताएंगे। 39 में क्या है, राज्य द्वारा
समान निःशुल्क सहायता, समान निःशुल्क विधिक सहायता। ठीक, समान निःशुल्क विधिक सहायता। लोक कल्याण की अभिवृद्धि की व्यवस्था, आर्टिकल 38 में कहा गया है, जो कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में है। कहा है कि राज्य द्वारा जनता के हित के लिए ऐसे प्रावधानों की व्यवस्था करे कि लोगों को जन भागीदारी मिले तथा राज्य का कल्याण हो और जनता का भी कल्याण हो। ठीक है, लोग माने जनता, कल्याण माने उनका विकास हो, उन्हें प्रेम भावना हो उनके बीच। ठीक, उसका वृद्धि, अभिवृद्धि मतलब डेवलपमेंट। राज्य द्वारा ऐसे कार्यों तथा ऐसे क्रियान्वयन या योजना का प्रावधान किया जाए जिससे राज्य की जनता का हित हो। ठीक, और दूसरा है समान निःशुल्क विधिक सहायता। आर्टिकल 39 में कहा गया है, राज्य द्वारा समस्त नागरिकों को एक समान से ही न्याय की व्यवस्था की जाए और समान निःशुल्क विधिक सहायता, समान रूप से निःशुल्क बिना पैसे लिए ही उनकी सहायता की जाए, कानूनी सहायता ना। और 40 में क्या कहा गया? 40 में क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत, ग्राम पंचायतों को गठन, पंचायत या ग्राम पंचायतों को गठन, ग्राम पंचायतों का गठन। ठीक, आर्टिकल 40 में बताया गया कि राज्य द्वारा प्रत्येक गांव के लिए एक ग्राम पंचायत होगा, उसी के आधार पर गांव का विकास होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके गांव में, अगर मान लीजिए आपके ज़िले में एक व्यक्ति है जो समस्त ज़िले का कार्यभार संभालता है, तो वह दिन प्रतिदिन अपने कार्यों को धीमी गति से कार्य करने का प्रयास करेगा। अगर वही कार्य अपने ज़िले में समस्त, मान लीजिए क्षेत्रों के हिसाब से डिवाइड कर दे कि इस क्षेत्र में एक व्यक्ति कार्य करेगा, उस क्षेत्र में वह व्यक्ति काम करेगा, तो उस ज़िले का डेवलपमेंट जल्दी हो जाएगा। और अगर एक व्यक्ति उसी ज़िले को संभालेगा तो वह ना ही एक स्थान को देख पाएगा, ना अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट को देख पाएगा। इसीलिए ग्राम पंचायतों की व्यवस्था करने का प्रावधान आर्टिकल 40 में कहा गया है कि गांव के लिए, प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायत होगी और प्रत्येक गांव के लिए ग्राम पंचायतों के आधार पर विकास किया जाएगा। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य ही था कि लोक कल्याण की सहायता करना या लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक, और 41 में क्या कहा गया है? 41 में कहा गया है, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता, कुछ दशाओं में काम व शिक्षा, और लोक सहायता, 41 और कुछ दशाओं में काम व शिक्षा और लोक सहायता, राज्य द्वारा कुछ ऐसी दशाएं होंगी और या ऐसी दशाएं उत्पन्न होंगी जनता द्वारा, उन्हीं के आधार पर लोगों को रोजगार देना और शिक्षा की व्यवस्था करना और उनकी सहायता करना। जैसे इस आर्टिकल 41 में 5 प्रकार की योजनाओं के विषय में बताया गया है। जिससे पहला है, इसको मिटा दें पहले, इसमें कहा गया है कि लोगों की ज़रूरत के हिसाब से राज्य द्वारा शिक्षा, काम और उनकी सहायता की जाएगी। ठीक, आर्टिकल 41 के अंतर्गत जैसे पहली योजना है, 5 प्रकार की योजनाओं का वर्णन किया गया है आर्टिकल 41 के अंतर्गत। सबसे पहले है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना। ठीक, एक तो ये हो गई। दूसरी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय
विधवा पेंशन योजना और तीसरी है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। ठीक। और चौथी है राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। परिवार लाभ योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना। ठीक। और पांचवी है अन्नपूर्णा योजना। ठीक। ये समस्त 41 के अंतर्गत आर्टिकल 41 के अंतर्गत योजना बताई गई हैं। जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, और 41 में कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, इसको लिखते पहले फिर समझाएं। कुछ दशाओं में काम व शिक्षा और कुछ दशाओं में काम व शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। लोक सहायता पाने का अधिकार। आर्टिकल 41 के अंतर्गत ही ये समस्त 5 योजनाओं को बताया गया। जैसे इसमें कहा गया कुछ ऐसी दशाएं होंगी जिनके आधार पर राज्य द्वारा उनको सहायता प्रदान की जाएगी। जैसे इंदिरा गांधी वृद्धा पेंशन योजना, अगर कोई महिला या पुरुष वृद्ध अवस्था में पहुंच चुका है, उसकी वह दशा है कि वह उस स्टेज पे है कि वह वृद्धावस्था में पहुंच चुका है, उसकी वह दशा बता रहा है, तो उसके लिए एक पेंशन की व्यवस्था की जाएगी। ठीक। तो एक दशा हो गई। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इसको भी एक दशा के अंतर्गत मानते हैं। क्यों? कोई औरत अगर विधवा हो जाती है तो उसको भी मान लीजिए कोई स्टेज ही बताया जा रहा है कि ये विधवा हो गई, या उसकी अवस्था ही बताई जा रही है कि हाँ ये विधवा है, तो ये योजना भी इसके अंतर्गत आती है। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इसको भी उसकी दशा को बताया जा रहा है, वो किस दशा में इस समय कार्य कर रहा है, वो किस दशा में है। ठीक है। तो राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना, इसका भी वर्णन इसके अंतर्गत आता है। और राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, तो यह लोक सहायता है कि प्रत्येक जन के परिवार के लिए उसकी सहायता करना, चाहे खाने की व्यवस्था हो, चाहे पीने की हो, समस्त दैनिक क्रियाओं के अंतर्गत ही उसकी सहायता करना, ये भी लोक सहायता के अंतर्गत। और अन्नपूर्णा योजना, ठीक, तो इसको भी आर्टिकल 41 के अंतर्गत रखा गया है। अन्नपूर्णा योजना कि कोई व्यक्ति अगर भूखा है तो उसके लिए खाने की व्यवस्था करना। अन्नपूर्णा कि ऐसा कोई व्यक्ति अगर राज्य में है, उसके पास खाने की व्यवस्था नहीं है, तो राज्य सरकार द्वारा उसके लिए उसके लिए अनाज या अन्न उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक। तो ये समस्त सुविधाएं आर्टिकल 41 के अंतर्गत बताई गई हैं। ठीक। 42 आर्टिकल 42 क्या कहता है? बयालीस और 43, 42, 43, 44। ठीक। इन तीनों को भी बताएंगे। 42, 43, 44 आर्टिकल। 42 कहता है काम की न्याय संगत और मनोचित दशाओं तथा प्रसूत सहायता। काम की न्याय संगत। ठीक। और दूसरा है इसी में दशाओं तथा प्रसूत सहायता व प्रसूत सहायता। ठीक। और 43 कहता है कर्मकारों के निर्वाचन, मजदूरी, कुटीर उद्योग। इसमें कह रही कुटीर उद्योग व मजदूरी, ठीक, के संबंध में प्रावधान। 44 कहता है नागरिकों के लिए
समान सिविल संहिता, समान सिविल संहिता। ठीक। काम की न्याय संगति, कोई भी राज्य द्वारा ऐसा काम दिया जाएगा उसको कार्य के आधार पर नहीं बांटा जाएगा कि ये स्त्री कार्य नहीं कर सकती, ये पुरुष कार्य नहीं कर सकता। दोनों का काम एक समान होना चाहिए और दोनों को वेतन भी उस कार्य के लिए एक समान मिलना चाहिए। ऐसा नहीं टीचर लाइन में या किसी भी विभाग में कर्मचारी स्त्री हो चाहे पुरुष काम एक समान कर रहा है और वेतन में जो कटौती है की जा रही है और वेतन एक समान से नहीं मिल रहा है। ठीक। तो इसकी व्यवस्था आर्टिकल 32 में की गई है। और दशाओं और प्रसूति सहायता, इसमें बताया गया है कोई महिला अगर गर्भवती है, ठीक है, तो उसके लिए छूट आर्टिकल 42 के अंतर्गत उसे 6 माह का छूट मिलेगा। 6 माह के अवकाश मिलेगा, 6 माह बाद और 6 माह पहले। ठीक। गर्भवती है तब 6 माह पहले और 6 माह बाद तक ये प्रावधान किया गया है, तो उसको प्रसूति सहायता दी जाएगी। ठीक। और कुटीर उद्योग व मजदूरी, आर्टिकल 43 में कहा गया है कि राज्य द्वारा अपने राज्य में अनेक प्रकार के कुटीर उद्योग उपलब्ध कराएंगे या स्थापित किए जाएंगे जिससे लोगों को रोजगार मिले और अपना जीवन निर्वाह करने योग्य बन सके। ठीक। ये बताया गया है आर्टिकल 43 के अंतर्गत। कहा गया है कि राज्य द्वारा ऐसे उद्योगों को स्थापित करने के लिए राज्य सहयोग करेगा जिससे लोगों को रोजगार मिले और अपना जीवन निर्वाह करने में निर्वाह कर सके। ठीक। अपना जीवन निर्वाह कर सके। 44 कहा गया है व्यापारी के लिए समान सिविल संहिता, नागरिक के लिए समान सिविल संहिता। ये समान सिविल संहिता गोवा में लागू की गई है कि समस्त राज्य के समस्त नागरिकों को एक समान तरीके से ही न्याय दिया जाएगा। ऐसा न्याय करने में उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक। न्याय देते समय उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक। आर्टिकल 45 क्या कहता है? अब 45 पहले बता चुके हैं कि आर्टिकल 45 को 42वें संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था और 86वां संविधान संशोधन 2002 था। ठीक। और जो बताया गया है कि 45 और 46 और 47। ठीक। 45 में कहा गया है कि 6 वर्ष तक अगर कोई बच्चा 6 वर्ष तक अगर कोई बालक है तो राज्य द्वारा उसकी देखभाल की जाएगी। ठीक। 6 वर्ष तक अगर कोई बालक है तो राज्य द्वारा उसकी देखभाल की जाएगी। ठीक। और 6 वर्ष लेके 14 वर्ष तक केंद्र व राज्य दोनों मिलकर उसकी शिक्षा की व्यवस्था के संबंध में प्रावधान करेंगे। ठीक। लेकिन जब तक वह 6 वर्ष का नहीं होता तब तक सिर्फ राज्य ही उसकी देखभाल कर सकता है। ठीक। और 46 के अंतर्गत कहा गया। और ये क्वेश्चन 45 और 21A ये क्वेश्चन PCA 2023 में जो इस बार पेपर हुआ है पूछा गया था कि आर्टिकल 45 और आर्टिकल 45 और आर्टिकल 21 ऐसे पूछा था कौन सा नीति निर्देशक तत्व और कौन सा मूल अधिकार दोनों में समानता बच्चे के प्रति पाई जाती है। ठीक। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 45 में दोनों में समानता बच्चों की शिक्षा के प्रति बताई गई। ठीक। और 46 कहता है SC और ST के संबंध में सहायता। कहा गया है कि ST या SC अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति ये समुदाय अगर किसी कार्य में पिछड़ रहे हैं तो राज्य द्वारा उनकी विधिक सहायता तथा लोक कल्याण संबंधी सहायता की जाएगी। ठीक। और 47 है पोषाहार वित्त योजना। ठीक। पोषाहार वित्त योजना जीवन स्तर को ऊंचा लोग की बात है।
आर्टिकल 47 में कहा गया है कि अगर राज्य की जनता के पास खाने के लिए खाद्यान्न नहीं उपलब्ध है तो राज्य के द्वारा आर्टिकल 47 के अंतर्गत, जो कि नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, उसके अनुसार राज्य की जनता को खाद्यान्न उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी, ठीक, बल्कि उसको उपलब्ध कराएगी, ठीक। वित्त पोषण पोषाहार वित्त योजना, और उस संबंध में अनेक प्रकार की योजनाएं लागू करेगी जिससे जनता को फायदा हो, ठीक। और 48 और 47 तो हो गया एक जी। 48 और 48 का, ठीक। 48 में कहा गया कृषि और पशुपालन का संगठन, पशुपालन। और इसमें कहा गया ऐतिहासिक इमारत क्या बताया गया है पर्यावरण संरक्षण, ठीक। 48 में क्या, कृषि व पशुपालन, कहा गया कि राज्य द्वारा जनता को अनेक प्रकार के बीजों के संबंध में जानकारी दी जाएगी और योजना बनाई जाएगी कि वह अपने फसल के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकें। और पशुपालन, और राज्य द्वारा अपने राज्य की जनता को अनेक प्रकार के ऐसे पशु संबंधी योजनाओं के विषय में बताया जाएगा जो जनता को सहायता प्रदान कर सके, ठीक। और पर्यावरण संरक्षण, जैसे इसमें गोधन योजना है, ठीक। और इसमें जो गौशाला वाला प्रावधान जो चल रहा है वो आर्टिकल 48 के अंतर्गत आता है, ठीक। और पर्यावरण संरक्षण, और राज्य द्वारा राज्य के पर्यावरण संबंध में मामले में राज्य सहायता करेगी लोगों का। जैसे अगर पर्यावरण दूषित हो रहा है तो राज्य की जनता द्वारा राज्य को शिकायत की जाती है कि हमारे राज्य का पर्यावरण दूषित हो रहा है, तो राज्य के कर्मचारियों के द्वारा पर्यावरण के मामले के संबंध में उनको जन कल्याण के संबंध में अनेक योजनाएं बताएगी और उसको लागू करने के लिए विशेष प्रावधान करेगी, ठीक। 48 फिर 49 50 और 51 दो है। 49 50 51 इसको तो बहुत पूछा गया और इसको तो बहुत पूछा, दोनों को बहुत पूछा गया, ठीक। 49 कहता है कि राष्ट्रीय महल और स्मारकों, ऐतिहासिक इमारतें जो हमारी बनाई गई हैं, ऐतिहासिक इमारतों का संरक्षण, जो भी हमारी ऐतिहासिक विश्व धरोहर या ऐतिहासिक इमारतें हमारे राज्य में या भारत में उपलब्ध हैं, उनको कोई भी व्यक्ति नुकसान न पहुंचाए, ये आर्टिकल 49 के अंतर्गत बताया गया है। ऐसा नहीं यहाँ आप जा रहे हैं वहाँ सफाई हो रही है, आप तब भी गंदगी फैला रहे हैं। तो जैसे रेल विभाग है, कई बच्चों के द्वारा, कई भी यात्रियों के द्वारा लाइट की व्यवस्था को खराब करना, पंखे की व्यवस्था को खराब करना, ये समस्त क्रियाकलाप आर्टिकल 49 के अंतर्गत हैं, उनकी रक्षा करने का प्रावधान आर्टिकल 49 में है, ठीक। और 50 कार्यपालिका व न्यायपालिका का पृथक्करण, कार्यपालिका व न्यायपालिका, बताया गया है कार्यपालिका अपना कार्य अलग करेगी और न्यायपालिका अपना कार्य अलग करेगी। इन दोनों के संबंध में ना ही कार्यपालिका न्यायपालिका के न्याय के संबंध में अड़चन पैदा करेगी, ना ही न्यायपालिका कार्यपालिका के संबंध में अड़चन पैदा करेगी या रुकावट पैदा करेगी, ठीक। और इसको भी पूछा गया है कि आरओ में पेपर हुआ था 2019 नहीं 2021 या 19, लगभग 2019 या 2021 पेपर हुआ था। तो उसमें आरओ में पूछा गया था कि कार्यपालिका व न्यायपालिका के संबंध में प्रावधान का आर्टिकल किसके अंतर्गत है, पूछा था कार्यपालिका की योजना और न्यायपालिका की योजना को पृथक करने के संबंध में किस आर्टिकल के विषय में बताया गया, ठीक। तो आर्टिकल 50 था। अंतर्राष्ट्रीय शांति,
इसको तो बहुत बार पूछा गया, अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति। इसमें बताया गया है कि राज्य द्वारा अपने अंतर्राष्ट्रीय मामलों के संबंध में आर्टिकल 51 में प्रावधान है कि कोई भी देश किसी भी राज्य या किसी भी देश से अगर शांति स्थापित करने, व्यापार करने या झगड़ा करने या देशद्रोह संबंधी मामले में कोई भी निर्णय होगा तो आर्टिकल 51 के अंतर्गत वह साझा करेगा और संतुष्टि उसमें जो भी प्रावधान होंगे इसके अंतर्गत आएंगे। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय मामले, मान लीजिए पाकिस्तान इंडिया का विवाद है तो आर्टिकल 51 के अंतर्गत, चाइना इंडिया का विवाद है तो आर्टिकल 51 के अंतर्गत सुलझाएगा, अमेरिका इंडिया, रूस इंडिया, ये समस्त मामले अंतर्राष्ट्रीय जो भी हैं वो आर्टिकल 51 के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आज हम अपना क्लास यहीं तक समाप्त करेंगे। कल हम अपना टॉपिक हो सकता है राष्ट्रपति हो या फिर हिंदी के संबंध में कोई हो या रीजनिंग हो पढ़ाएंगे। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।